मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जापान के सम्राट में पूर्व की स्थिति, जापान के सम्राट की वर्तमान स्थिति, उसके कार्य अधिकार क्षेत्र और उसकी वास्तविक स्थिति, साथ ही सिंहासन के संबंध में परिचर्चा करेंगे। जापान का राजतंत्र विश्व के प्राचीनतम राज्यतंत्रों में से एक है। जिम्मू तेनो, जिसे सूर्य देवता का वंशज माना जाता है और जिसका राज्यारोहण वर्ष 660 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, इस वंश का प्रथम सम्राट था। तभी से जापान में राजतंत्र की श्रृंखला निरंतर रूप से चली आ रही है। सम्राट देश के शासन की धुरी के समान था। हालांकि वह स्वयं व्यक्तिगत रूप में प्रभावकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता था। वह एक पवित्र आभा से घिरा रहता था। सब कुछ जानने वाला सर्वगुण संपन्न देवता माना जाता था। सम्राट ही संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था और उसमें प्रभुत्व के सभी अधिकार केंद्रीभूत थे। वह राज्य भी करता था और शासन भी। उसका पद सर्वोच्च, पवित्र, देवत्व से परिपूर्ण और अनतिक्रम माना जाता था। उस संविधान में कहा गया था कि जापान के साम्राज्य का शासन राज्य सम्राट की श्रृंखला द्वारा अनंत काल तक किया जाएगा। उसके नाम से शासन चलाने वाले मंत्री सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी माने जाते थे, न कि डाइट के प्रति। एक जापानी लेखक के अनुसार राज्य की विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियाँ सम्राट के महानतम व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं। जापान के शाही संस्कृति का विकास किया गया, जिससे सम्राट प्रशासन की समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु और जनता की अगाध निष्ठा का अधिकारी बन गया। जॉन गुंथर ने सम्राट की स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि जापानी सम्राट दैवीय होने के नाते राज्य से कहीं अधिक है। वह स्वयं राज्य है। सम्राट और प्रजाजन एक ही हैं। सम्राट ईश्वर के रूप में ही शासन करता है। उसका व्यक्तित्व अनुपम है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व सम्राट की स्थिति वास्तव में महान थी। जापान की जनता सम्राट तथा अपने बीच पिता पुत्र का संबंध रखती थी। नए संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति। संविधान यह घोषणा करता है कि सम्राट को शासन संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी तथा वह राज्य के संबंध में केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो कि इस संविधान में वर्णित हैं। संविधान के तृतीय अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के समस्त मामलों में सम्राट के लिए मंत्रिमंडल की सलाह तथा स्वीकृति आवश्यक होगी। इन उपबंधों से स्पष्ट हो जाता है कि अब जापान का सम्राट ब्रिटिश राजा की भांति पूर्णतः एक वैधानिक शासक है। 1 जनवरी 1946 को सुप्रसिद्ध शाही घोषणा में सम्राट हिरोहितो ने स्वयं लोकतांत्रिकरण को स्वीकार किया था। नवीन संविधान के लागू होने से सम्राट की स्थिति में 2 परिवर्तन हुए। पहला, राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को पूर्णतया शक्तिहीन बना दिया गया। वर्तमान संविधान के अंतर्गत सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का चिन्ह रह गया है। समरूपता जनता में निहित है और सम्राट का अस्तित्व जनता की इच्छा पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को प्राय सभी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। दूसरा, सम्राट की स्थिति पहले देवीय थी, जिसका मानवीकरण किया गया है। नया संविधान लागू होने के बाद सम्राट को मानवीय बनाने तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का कार्य शुरू हो गया है। सम्राट के कार्य एवं अधिकार। वर्तमान संविधान के अनुसार सम्राट राज्य और जनता
की एकता का चिन्ह है। उसका अस्तित्व जनता की इच्छा पर आधारित है और प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जापानी सम्राट राज्य के विषय में स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करेगा तथा मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 में सम्राट की इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य होगा और त्रयी उसके लिए उत्तरदायी होगा। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है, सम्राट राज्य के मामलों में केवल वही कार्य करेगा जिनकी संविधान में व्यवस्था की गई है और शासन के संबंध में उसका कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। जापान के वर्तमान संविधान में सम्राट को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। सम्राट को कार्यपालिका के क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं। नंबर 1, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका निश्चय डाइट करती है। सम्राट द्वारा नियुक्ति केवल औपचारिक मात्र है। नंबर 2, राज्य के मंत्रियों और कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदच्युति को प्रमाणित करता है। नंबर 3, राजदूतों और मंत्रियों को शक्तियाँ एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करता है। नंबर 4, सम्मान के स्रोत के रूप में सम्राट सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान करता है। नंबर 5, पुष्टिकरण आलेखों और कानून तथा व्यवस्थित अन्य कूटनीतिक आलेखों को सम्राट प्रमाणित करता है। नंबर 6, वह विदेशी राजदूतों और मंत्रियों को स्वागत करता है। नंबर 7, सम्राट अलंकारिक कृत्यों को भी संपन्न करता है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। सम्राट को निम्न क्षेत्रों में विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे नंबर 1, सम्राट डाइट के सत्र बुलाता है। नंबर 2, कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करता है। नंबर 3, डाइट के सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा करता है। नंबर 4, समस्त राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक संशोधनों, मंत्रिमंडलीय आदेशों तथा संधियों को लागू करता है। नंबर 3, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में भी सम्राट को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। न्यायिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है तथा सामान्य एवं विशेष प्रकार के समाधान, दंड को कम करने, निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने के आदेशों को प्रमाणित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शक्तियाँ सम्राट के पास वास्तविक न होकर केवल औपचारिक हैं। राज्य सिंहासन या उत्तराधिकार। जापान के नवीन संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार साम्राज्यीय सिंहासन आनुवांशिक होगा और डाइट द्वारा पारित साम्राज्यीय गृह कानून के अनुसार उसका उत्तराधिकार विनियमित होगा। सम्राट की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी बनता है। पुत्र न होने पर अधिकारी सबसे बड़ी पुत्री को प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती संसाधनों में गद्दी के उत्तराधिकार का विनिमय सम्राट के कानून से होता था, जिसमें डाइट और जनता को संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान संविधान में यह अधिकार डाइट को दिया गया है। जापान के सम्राट की वास्तविक स्थिति। मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई थी। समस्त सत्ता का केंद्र बिंदु था। कानून उसकी सत्ता दैनिक शक्ति पर्याप्त थी। नवीन संविधान में उसकी शक्तियों का मानवीकरण कर दिया गया है। उसे राज्य एवं जनता की एकता एवं संगठन का प्रतीक मात्र बना दिया गया है। प्रभुसत्ता जनता में निहित की गई और सम्राट का अस्तित्व
जनता की इच्छा पर आधारित किया गया है। संविधान निर्माता मैकातर सम्राट के पद को समाप्त कर देते, लेकिन विद्रोह होने के भय से उन्होंने इस सम्राट के पद को बनाए रखा। अब सम्राट विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक शासक है। नवीन संविधान के अंतर्गत सम्राट का पद शक्ति का पद न होकर संवैधानिक अध्यक्ष पद रह गया है। अब शासन का अध्यक्ष न रहकर राज्य का प्रतीक मात्र है। अब राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्राट में निहित न रहकर प्रजाजनों में निहित है। सम्राट पद के मूल में प्रजाजनों की इच्छा है, अर्थात जनता ही सम्राट की इच्छा का स्रोत है। शासन कार्य में किसी भी प्रकार की पहल सम्राट की ओर से नहीं की जा सकती है। यथार्थ में शासन संबंधी कोई भी कार्य व्यक्तिगत रूप से सम्राट नहीं करता है। वर्तमान में सम्राट अनुदान प्रतीकात्मक है। नए संविधान में उसे केवल राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक माना गया है। नए संविधान में सम्राट को प्रतीकात्मक तथा वैधानिक स्थिति यानक के इन शब्दों में प्रकट होती है। यह अब पहले से भी अधिक स्पष्ट है कि सम्राट राज्य करता है, न कि शासन। व्यवहार में ब्रिटिश राजा की तुलना में जो भी शासन प्रक्रिया में एक पर्याप्त और निश्चित भाग लेता है, जापान के सम्राट की शक्ति शून्य के बराबर है। ब्रिटिश राजा का यह अधिकार है कि प्रधानमंत्री उसकी सलाह ले, वह कुछ मामलों में मंत्रिमंडल को प्रोत्साहन दे सकता है तथा अन्य कुछ विषयों को विरुद्ध उसे चेतावनी दे सकता है। जापान के सम्राट को इसमें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जापान के सम्राट के पद की गरिमा। जापान सम्राट विश्व के शक्तिहीन राज्यों के अध्यक्षों में से एक है। वह राज्य का केवल अलंकारिक प्रधान है। उसका संबंध केवल राज्य के औपचारिक कार्यों से है। शासन के मामले में वह दखल नहीं दे सकता। वह स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं है कि जापान की संवैधानिक प्रणाली में सम्राट का पद व्यर्थ है। संसदीय शासन होने के कारण यह पद अपरिहार्य है। जापान के सम्राट का नैतिक प्रभाव अब भी शेष है और उसका अपने देश में बहुत बड़ा आदर सम्मान होता है। जापानियों का अपने सम्राट के साथ ऐसी भावुकता का संबंध है जिसे मापा नहीं जा सकता। जापान के इतिहास में सम्राट की स्थिति नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में सदैव ही उच्चतम रही है और आज भी है। नवीन संविधान का वाद विवाद करते हुए योशो ने कहा था, जापानियों की सम्राट के कुटुंब के प्रति भावना सभी कानूनों से ऊपर है और उनको ये भावना शक्ति से कोई संबंध नहीं रखती, वरन विशुद्ध और नैतिक है। जापानियों का सम्राट के प्रति सम्मान और प्रेम इस बात से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होता है कि सम्राट प्रशासनिक अधिकार रखता है या नहीं। आग और जिंक के शब्दों में, संविधान निर्माता सम्राट को एक पश्चिमी ढंग का संवैधानिक सम्राट बनाकर संतुष्ट हो गए, परंतु जो कार्य संविधान नाम मात्र के अध्यक्ष के नाते उसकी प्रतीकात्मक स्थिति, शब्दावलियों की परंपरा में स्थित उसका सम्मान, जनता के साथ प्यार तथा स्फूर्ति और निष्ठा पर अवलंबन को समाप्त नहीं किया जा सकता है।